जय हिंद दोस्तों। मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी यूपीएससी हिंदी के आराधन बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेसिकली यूपीएससी पीसीएस चाहे किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो रैंडमनेस, प्रश्नों का रैंडमनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है। उसी रैंडमनेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग रैंडम कोई भी टॉपिक उठाते हैं उससे रिलेटेड पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड जो मध्यकालीन और प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण साम्राज्य रहे हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जैसा स्क्रीन पे आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव की स्थापना, परांतक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि 7वीं शताब्दी में जब हर्ष के साम्राज्य का पतन होता है तो उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। ठीक है, इसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है, ये दो वंश आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर प्रतिहारों का उदय पहला, जो ये प्रतिहारों का उदय वाला था ये पहला, और पाल, ये जो उत्तर भारत का ये जो उत्तर भारत का त्रिपक्षीय संघर्ष था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में इसमें शामिल थे। यानी कि पाल साम्राज्य जो है बेसिकली 9वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत में शासन करता है। अगर मैं भारत के मैप में आपको दिखाऊं तो ये वाला हिस्सा जो है वो लगभग पाल वंश का हो जाएगा, ये लगभग प्रतिहार वंश का हो जाएगा और ये लगभग राष्ट्रकूट वंश का हो जाएगा। ठीक है, ये मोटी मोटा है। ठीक है, राष्ट्रकूटों का, यानी कि तीनों यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होते हैं, उत्तर भारत के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रतिहार की, ठीक है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं। प्रतिहार वंश की अगर उदय की बात करें तो 730 ईस्वी के आसपास नागभट्ट प्रथम द्वारा इनकी स्थापना होती है। लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, तो पहले नागभट्ट प्रथम शासन करता है, फिर नागभट्ट द्वितीय शासन करता है, फिर मिहिर भोज या राजा भोज, जिसको राजा भोज भी बोलते हैं, उसका शासन आता है। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 836 से लेकर के 885 के आसपास इनका जीवन काल रहता है। तो ये आप मान सकते हैं। दूसरा विकल्प दे रहा है कि महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। ठीक है, पल्लव जो है बेसिकली वो भी 7वीं शताब्दी से पहले दक्षिण भारत में सातवाहनों का राज था और सातवाहनों के बाद इक्ष्वाकु को हटाकर पल्लव सत्ता में आते हैं। महेंद्र वर्मन का जो समयकाल मिलता है वो बेसिकली इतने क्या नाम है, महेंद्र वर्मन का 600 से 630 ईस्वी के आसपास मिलता है, 600 से 630 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 600 से 630 ईस्वी के आसपास इसको मिलता है। परांतक एक द्वारा जो चोल सत्ता की स्थापना की बात आती है, बेसिकली चोलों का जो विवरण है अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है यूपीएससी पीसीएस इस पे फैक्चुअल टाइप का प्रश्न पूछ दे। महाभारत में भी चोलों का उल्लेख आता है। महाभारत के सभा पर्व और भीष्म पर्व में चोलों का उल्लेख मिलता है। तो चोल दो चोल, चेर, पांड्य वाले उस समय भी आते हैं, फिर चालुक्य, पल्लव और चोल इधर मतलब आधुनिक मतलब मध्यकालीन भारत में भी आते हैं। तो प्राचीन भारत में संगम युग के पहले यानी कि 300 ईसा पूर्व से पहले जो संगम युग था उसमें भी चोलों के वर्णन मिलते हैं। ठीक है, महाभारत में चोल का उल्लेख आता है, सभा पर्व और भीष्म पर्व, याद करिएगा, फैक्चुअल आपको जानकारी दे रहा हूं। मेगस्थनीज के भी विवरण में चोलों का विवरण मिलता है। ठीक है, लेकिन चोलों की अगर स्थापना की बात करें, जो संगम कालीन के बाद जब चोलों का वर्णन मिलता है तो उसकी स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। ठीक है, चोलों की स्थापना विजयालय ने की थी, विजयालय। ठीक है, लेकिन परांतक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना की बात करें तो विजयालय के बाद आदित्य प्रथम राजा बनता है और आदित्य प्रथम के बाद उसका लड़का परांतक प्रथम राजा बनता है, जिसकी समय अवधि 907 से 955 ईस्वी के बीच मानी जाती है, 907 से 955 ईस्वी के बीच। ठीक है, और बात करूं मैं और फिर आपको याद दिला दूं कि इसी में परांतक प्रथम के बाद फिर कई सारे राजा आते हैं, लेकिन एक प्रमुख जो राजा आता है राजराज चोल 985 ईस्वी में, जिसने गंगईकोंड चोलपुरम में मंदिर का निर्माण कराया था, राजराजेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, राजेंद्र प्रथम इसी वंश में आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। गोपाल द्वारा अगर पाल वंश की स्थापना की मैं बात करूं तो 750 ईस्वी के आसपास पाल राजवंश की स्थापना होती है। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट का संघर्ष है, तो गोपाल द्वारा लगभग 750 ईस्वी में 750 से लगभग 750 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। 750 से 770 तक ये राजा रहता है, इसका जीवन काल ये मान सकते हैं। तो अगर सही विकल्प देखा जाएगा तो देखिए सबसे पहला इसमें आपको मिलता है महेंद्र वर्मन। ठीक है, यानी कि महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना सबसे पहले होगी। तो इसको करना कैसे था? देखिए, पल्लव सत्ता की स्थापना, चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल राजवंश की स्थापना और प्रतिहारों का उदय,
ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले क्या होगा इसके आधार पर गेस करना था। ठीक है, तो जो आप गेस करेंगे कि सबसे पहले महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना होती है, तुरंत ये दो विकल्प आपके हट जाएंगे। अब दो सबसे पहले आ जाएगा, तो अब आपके पास दो विकल्प बचेंगे, विकल्प ए और विकल्प सी। ठीक है, विकल्प ए में 2 के बाद 1 है और विकल्प सी में 2 के बाद 4 है। ठीक है, अब यानी कि 1 और 4 में कौन पहले आता है। ठीक है, तो 1 में प्रतिहारों का उदय पूछा है और 4 में गोपाल राजवंश की स्थापना पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है पाल प्रतिहार का जो क्या नाम मिहिर भोज का जो राजा भोज चूंकि बहुत फेमस थे, 850 ईस्वी के आसपास उनका समय काल है, पाल राजवंश की स्थापना प्रतिहार के साथ ही हुई थी। ठीक है, यानी कि जो गोपाल थे इसके संस्थापक, गोपाल थे पाल वंश के संस्थापक और प्रतिहार के संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम। तो ये दोनों समकालीन हैं। ठीक है, प्रतिहार में नागभट्ट प्रथम और पाल में गोपाल, ये दोनों समकालीन हैं। ठीक है, ऐसे ही नागभट्ट प्रथम के बाद नागभट्ट द्वितीय राजा बनता है, तब तीसरे नंबर पे मिहिर भोज का आता है। ठीक है, तो मिहिर भोज तीसरे नंबर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 के बाद फिर 4 हो जाएगा, 4 1 3, 2 4 1 3, ये सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। ठीक है, एक बार नहीं हो तो मैं थोड़ा इन सब के बारे में बता भी देता हूं। ठीक है, प्रतिहार जो ये राष्ट्रकूट थे। ठीक है, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल। ठीक है, पाल वंश के बारे में सुन लीजिएगा, लिखना नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सुनिएगा, दो चार बार 1.5 गुनी स्पीड पे आपको सुननी है। पाल वंश की स्थापना, इसके जो संस्थापक थे गोपाल थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे, ऐसे आपको अगर नोट्स बनाना तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, संस्थापक गोपाल, और गोपाल की खासियत क्या थी, इसने उदांतपुरी विश्वविद्यालय, बिहार में उदांतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। तो क्यों ये लिखना है, उदांतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। ठीक है, फिर एक आता है, इसके बाद पाल के बाद राजा बनता है धर्मपाल। ठीक है, प्रमुख जो राजा है केवल उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, धर्मपाल राजा बनता है। धर्मपाल जो है वो बेसिकली क्या बोलते हैं, नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था, धर्मपाल को हरा दिया था। और इसने एक तो ये नागभट्ट द्वितीय से हार जाता है, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय को इसे पुनर्जीवित करता है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए जाना जाता है। तो उदांतपुरी ने, गोपाल ने उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। आपको स्टेटमेंट टाइप वाले प्रश्न में फंसा सकता है, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना क्या नाम है, धर्मपाल ने की थी, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ठीक है, मतलब आपको कंफ्यूज कर सकता है गोपाल और धर्मपाल के नाम पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पाल वंश में आपको ये 2 याद रखना बहुत है। प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहारों में आप इनके जो नागभट्ट प्रथम द्वितीय, तो ये तो याद होंगी, मिहिर भोज तक याद कर लीजिए कि नागभट्ट प्रथम द्वारा इसकी स्थापना हुई, नागभट्ट द्वितीय द्वारा जो है बेसिकली नागभट्ट द्वितीय क्या करता है, पालों को पराजित करके अपने राज्य को और आगे तक ले जाता है, ये और आगे तक बढ़ाता है, यहाँ तक इस हिस्से में ले जाता है, ये जो हिस्सा है। ठीक है, इस हिस्से में ले जाता है। और इसके बाद मिहिर भोज आता है जो कि प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। ठीक है, और 1 सदी तक ये लगभग कन्नौज को राजधानी बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहता है और आदि वरह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, एक इसी में आता है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। और ध्यान दीजिएगा लगभग तीनों वंश आपस में एक साथ हुए। ठीक है, एक साथ आपस में सामने आते हैं। प्रतिहार जहां नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी के पास, दंती दुर्ग 753 ईस्वी के पास और गोपाल 750 ईस्वी के पास अपने वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो दंती दुर्ग प्रथम पहले आता है, फिर कृष्णराज प्रथम आता है। कृष्णराज प्रथम के शासनकाल में एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण होता है। फिर तमाम राजा आते हैं, वो जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना आपको जानना है, मैप बना लेना, इतना जानना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। ठीक है, समुद्री बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, 4 ऑप्शन थे आपके पास, काकीनाडा, मोटूपल्ली, मछलीपट्टनम और नेलुरु। ठीक है, अच्छा इसमें 2 और रह गए थे ना। चोल की स्थापना इसके बारे में बताई देता, पल्लव सत्ता की स्थापना के बारे में थोड़ा सा पल्लवों के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली पल्लवों का रहता क्या है कि सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु को हटा करके पल्लव सत्ता में आते हैं। इनकी राजधानी जो है बेसिकली, अगर मैं भारत में इनकी राजधानी की बात करूं, ठीक है, ये डिलीट कर दूं अगर, तो इस एरिया में थोड़ा सा यहाँ पे भी इसको ही मान सकते हैं, इस श्रीलंका वाले एरिया पे भी इन्होंने कभी कभी कब्जा किया था। तो इस एरिया में इनका शासन बेसिकली मोटी मोटा रहता है। ठीक है, और इनकी राजधानी जो है कांचीपुरम, कांची इनकी राजधानी थी। ठीक है, कांची इनकी राजधानी मिलती है। और इस वंश ने
मंदिरों के मतलब आरंभिक जो मंदिर है उसका निर्माण का प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके संस्थापक महेंद्र वर्मन प्रथम थे, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय आते हैं, है ना। तो शुरुआत में महेंद्र वर्मन से इनसे मानी जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है काकतीय वंश से पूछा है। ठीक है, काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन कौन था? तो काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, नेलुरु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, नेलुरु मेरे हिसाब से लगभग सभी जो है आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, तो काकतीय जो राजवंश था बेसिकली ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, काकतीय राज्य जो कृष्णा जिले के आसपास संकेंद्रित था। ठीक है, मतलब उसकी राजधानी वही थी। रुद्रदेव प्रथम या इसको प्रताप रुद्र वन भी बोला जाता है। ठीक है, काकतीय साम्राज्य रुद्रदेव प्रथम या प्रताप रुद्र, दो नाम आते हैं। ठीक है, विकल्प आपको देखना पड़ेगा, प्रताप रुद्र वन। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के पास वारंगल इनकी राजधानी रहती है। रुद्रदेव प्रथम द्वारा इसकी स्थापना 1158 के आसपास की जाती है। ठीक है, इनके वंश में एक रुद्रमा देवी, रानी रुद्रमा देवी, जो कि भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध रानियों में से एक है, ये थी। ठीक है, और मोटुपल्ली जो है इनका एक प्रमुख बंदरगाह था, काकतियों का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह मोटुपल्ली था। काकतीय राजवंश बेसिकली बड़े तालाबों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो इनमें अगर स्टेटमेंट टाइप वाले प्रश्न पूछेंगे तो कई सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। जैसे बोलेगा काकतीय साम्राज्य से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे देगा कि रुद्रदेव प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा दे देगा कि वारंगल काकतियों की राजधानी थी। तीसरा दे देगा प्रसिद्ध रानी, भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध रानियों में से एक रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश से संबंधित थी। तीसरा दे देगा मार्को पोलो जो कि वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था, इसने काकतीय साम्राज्य की स्थापना मतलब यात्रा की थी। और बोलेगा कौन कौन से सही है, एक सही, दो सही, तीन सही, चारों सही। ठीक है, तो जाहिर बात है चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कोह ए नूर जो हीरा था वो काकतीय शासन के दौरान ही खुदाई उसकी हुई थी। ठीक है, तो मोटुपल्ली इसका प्रमुख बंदरगाह है। काकीनाडा बेसिकली ये सारे रिमोट एरियाज है, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। मोटुपल्ली प्रमुख बंदरगाह, मछलीपट्टनम या वसूलीपट्टनम ये विजयनगर साम्राज्य में एक प्रमुख बंदरगाह निकल के सामने आता है। नेरुरी भी एक प्रमुख नगर है। ठीक है, तो काकतीय राजवंश के प्रमुख समुद्र पत्तन कौन सा हो जाएगा? मोटुपल्ली, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से कनेक्ट करिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से कनेक्ट करिए और सही कूट का प्रयोग आपको करके भरना है। देखिए ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मतलब फ्री वाले आपके जो है नंबर हैं ये। ठीक है, विशाखदत्त, ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विशाखदत्त के नाटक कौन कौन से हैं? तो मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, जिसमें देवी और विशाखदत्त द्वारा जो नाटक है उसमें देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त की पत्नी और उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी है। ठीक है, होता ही है बेसिकली उसमें समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बनता है जो कि एक अयोग्य शासक होता है। ठीक है, जबकि जो देवी उसकी पत्नी रहती है वो बहुत ही पढ़ी लिखी होती है। तो देवी क्या करती है, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मिल करके रामगुप्त की हत्या करा देती है और फिर जो है प्रभावती नाम की एक लड़की जन्म लेती है जो कि वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से प्रभावती का विवाह होता है। तो ये सारी पूरी कहानी है इसमें देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक है, तो विशाखदत्त जो है वो नाटक लिखते थे, मिलाइए। और इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से थे? तो मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक, अब वराहमिहिर क्या थे? तो बताने की आवश्यकता नहीं है, वराहमिहिर बेसिकली एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे और इन्होंने जो है वराहमिहिर ने कई सारे जैसे क्या बोलते हैं उनको बृहद संहिता। ठीक है, बृहद संहिता की रचना की, खगोल विज्ञान बृहद संहिता। तो बेसिकली इसमें बृहद संहिता एक तरह से ज्ञानकोश है। ठीक है, ज्ञानकोश आपको इसमें मिलेगा। तो विशाखदत्त नाटकार थे, मुद्रा राक्षस की रचना की, देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। ठीक है, वराहमिहिर कौन थे? खगोल विज्ञानी थे, बृहद संहिता की रचना की इन्होंने, पंच सिद्धांतिका की रचना की। चरक जो थे वो चिकित्सा से संबंधित है, इन्होंने चरक संहिता की स्थापना की, मतलब रचना की, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता की रचना की। और कनिष्क के राजवैद्य माने जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जो है गणितज्ञ थे, बेसिकली ब्रह्म स्फुट सिद्धांत या खंड खादक की इन्होंने रचना की। 2 बुक इनकी मिलती है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत या खंड खादक। तो जो डिस्कशन है उससे भी प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पे लगातार बनी रहती है। अगर सही विकल्प मिलाएंगे तो ए का दो केवल बी और सी में मिल रहा है, तो ये
ए गलत, डी गलत और बी का 1 तो होगा नहीं, बी का क्या होगा 3 होगा खगोल विज्ञान, तो सही हो जाएगा विकल्प तीसरा सी। ठीक है, अगला देखिए फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछ दे रहा है, तो पीवाईक्यू क्यों पढ़ना जरूरी है आप इसको देख करके समझ पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है। ठीक है, मैं बात करूं, ऑप्शन है अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहद संहिता, अष्टांग हृदय। ठीक है, अमरकोश जो है वो बेसिकली इसका पूरा नाम नाम लिंगानुशासन था। ठीक है, और ये इसके रचनाकार अमर सिंह, अमरकोश अमर सिंह द्वारा रचित है, अमर सिंह, और संस्कृत का कोश है। ठीक है, विश्वकोश नहीं है, संस्कृत का कोश है। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि की अगर मैं बात करूं तो सिद्धांत शिरोमणि भी भास्कराचार्य की पुस्तक है। इसमें आपको बीज गणित, अंक गणित, गोलाध्याय, गृह गणित ये सारे मिलते हैं। ठीक है, भास्कराचार्य की पुस्तक है। इसमें 4 पार्ट हैं इसके। ठीक है, बीज गणित, अंक गणित, गोलाध्याय और ग्रह गणित। ठीक है, ये 4 आपको पुस्तक मिलेंगे। बृहद संहिता वराहमिहिर द्वारा 6ठी शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। इसमें बहुत सारे विश्वकोश इसको माना जा सकता है, खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, फसल कैसे बोना है, कर्मकांड, पारिवारिक संबंध, रत्न मोती, मतलब आपको पूरा विश्वकोश मिलेगा। तो इसको सही विकल्प माना जा सकता है। एक है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय बेसिकली आप अगर राजीव दीक्षित जी का वीडियो सुनते होंगे तो एक वो वाघभट्ट बोलते हैं क्या, राजीव दीक्षित जी का प्रमुख स्टेटमेंट है कि वाघभट्ट जी कहते हैं किसी भी विषय पे, तो वाघभट्ट बेसिकली अष्टांग हृदय नाम का एक आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे, तो महर्षि वाघभट्ट इसके रचनाकार थे। और क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक त्रयी मिलकर के बनाते हैं, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत की जो सुश्रुत संहिता थी, और अष्टांग हृदय वाघभट्ट जी का, ये मिला करके आयुर्वेद त्रयी या वृहत त्रयी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद त्रयी में अष्टांग हृदय भी आता है, शामिल है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के साथ। ठीक है, तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, बृहद संहिता। बृहद संहिता में जो क्या बोलते हैं, मैंने बताया था वराहमिहिर, गुप्त काल में वराहमिहिर द्वारा रचित एक विश्वकोश है, जिसमें आपको पूरा खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, पारिवारिक संबंध, फसल कैसे बोएं, ठीक है, वास्तुशास्त्र, सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास में भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर, तो जैन साधु, नाटकार, मंदिर वास्तुकार और दार्शनिक। ठीक है, बेसिकली भवभूति जो है भारत की 8वीं शताब्दी के एक प्रमुख विद्वान थे, जो संस्कृत में अपने नाटकों के लिए और कविताओं के लिए जाने जाते थे। ठीक है, बेसिकली संस्कृत में इतने अच्छे नाटक लिखते थे कि इनको कालिदास का समकालीन बोला जाता था, सॉरी कालिदास का समकक्ष बोला जाता था, कालिदास के समकक्ष इनको माना जाता है। ठीक है, तो भवभूति, हस्तिमल, क्षमेश्वर, एक तरह से जब भवभूति है नाटकार तो बाकी सारे भी नाटकार हैं, इनके बारे में जानकारी देता हूँ। विकल्प 20 का सही उत्तर है। भवभूति के बारे में इनकी 3 रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। ठीक है, भवभूति की हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछे कि मालवी चरित या मैचिंग टाइप का दे दे कि किसने किसने लिखा था। ठीक है, मालती माधव, उत्तर रामचरित। अगर आप इतिहास पढ़ते होंगे या संस्कृत साहित्य अगर आपने पढ़ा होगा तो उत्तर रामचरित में मिलता है। बेसिकली प्रश्न भी आता है कि भवभूति के राम कैसे थे। भवभूति के राम तो करुण रस के कवि के तौर पे बहुत ही करुण राम यहाँ पे दिखाई देते हैं उत्तर रामचरित में। तो मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। ठीक है, महावीर चरित इनके नाटक है। अगर मैं बात करूं हस्तिमल की, तो हस्तिमल बेसिकली एक कन्नड़, ठीक है, बेसिकली होयसल राजवंश में रहने वाले एक जैन नाटककार थे। ठीक है, और संस्कृत में नाटक लिखते थे, लेकिन आप उनको बोल सकते हैं कन्नड़ भाषा के कवि थे। ठीक है, तो जैन नाटककार थे। ठीक है, कन्नड़ कवि थे और संस्कृत में नाटक लिखते थे, संस्कृत में नाटक। ठीक, उनके द्वारा कई नाटक जैसे मैथिली कल्याण, विक्रांत कौरव, अंजना पौंजय, सुभद्रा, ये सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, क्षमेश्वर भी एक प्रमुख नाटककार हैं जिन्होंने चंड कौशिक नाम का एक नाटक लिखा था। तो कुल कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो है नाटककार से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग में मतलब कौन कौन से सही सुमेलित है। ठीक है, मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, वसुबंधु, मुद्राक्षस, हर्षचरित, वाणभट्ट। ठीक है, ये बेसिकली वाणभट्ट होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आप बुद्धचरित के बारे में जानते होंगे तो बुद्धचरित की रचना किसने की थी, कनिष्क के राजकवि थे और चतुर्वर्ध संगीति में उस उपाध्यक्ष थे। ठीक है, बेसिकली वसुबंधु नहीं, अश्वघोष उनका नाम है, अश्वघोष।
तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बेसिकली बुद्ध का जीवन चरित्र इसमें लिखा था, बुद्ध चरित्र, ठीक है। और मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा ये, मुद्राचार्य सीताक द्वारा ये, हर्षचरित वाणभट्ट द्वारा ये, बाकी सारे सही है। तो उत्तर इसका हो जाएगा 1, 3, 4, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, फिर मैचिंग टाइप वाला पूछ रहा है, ठीक है। ग्रंथकार और मूल ग्रंथ, ठीक है। इसमें वराहमिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक और विल्हण का आपको वर्णन मिलता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि वराहमिहिर अभी मैंने बताया था बृहत संहिता, तो वराहमिहिर की बृहत संहिता, ठीक है। विशाखदत्त की अभी मैंने बताई थी देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। शूद्रक का भी हम लोगों ने किया मृच्छकटिकम, ठीक है। विल्हण का आपने नाम बहुत कम सुना होगा, ठीक है। विल्हण और प्रबंध चिंतामणि के लेखक का नाम आपने मतलब कम सुना होगा, लेकिन तभी विल्हण विक्रमादेव चरितम के लिए जाने जाते हैं, तो सही विकल्प इसका ये हो जाएगा। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है, तो मेरुतुंगाचार्य हैं, ठीक है। तो याद करिए मेरुतुंगाचार्य। पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी, आप देखिए पीवाईक्यू से कैसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड कोरिलेट करके प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। फिर एक प्रश्न आता है मिताक्षरा कानून पे, ठीक है। प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से सही हैं, ठीक है। पहला विकल्प मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि है और दाया भाग निम्न जाति की सिविल विधि है, ठीक है। बेसिकली मिताक्षरा जो कानून है वो याज्ञवल्क स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई एक टीका है, ठीक है, मिताक्षरा कानून। और दया भागा जो है वो जिमुति वाहन द्वारा लिखी गई है। तो मिताक्षरा, एक सेकेंड, ये आप इसको मान सकते हैं याज्ञवल्क, ठीक है। याज्ञवल्क के द्वारा लिखी गई एक याज्ञवल्क स्मृति पर लिखी गई, याज्ञवल्क स्मृति है, ठीक है। याज्ञवल्क स्मृति पर लिखी गई, ये ज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया है, ज्ञानेश्वर। और जो दया भाग है ये जिमुति वाहन, ठीक। तो ये किसी जाति विशेष से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो यह क्षेत्र को निरूपित करते हैं, मिताक्षरा और दया भाग, ये जाति व्यवस्था संबंधित नहीं है। जैसे मिताक्षरा कानून की अगर बात करें, या मिताक्षरा जो हिंदू विधि है वो बनारस, मतलब उत्तर भारत, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे पाई जाती है दक्षिण भारत में। जबकि दया भागा जो है वो पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार का पूर्वी भाग, वहां पे पाई जाती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है। अगर मैं मैप में दिखाऊं आपको, तो इन एरिया में बेसिकली दाया भाग चलता है और बाकी इन एरिया में आपका मिताक्षरा चलता है, ठीक है। मिताक्षरा और दाया भाग। तो चलते हैं फिर हम लोग प्रश्न पे। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट जो गलत हुआ, तो ए गलत, सी गलत, अब बचा बी और डी, ठीक है। 2 या 3। अब ध्यान दीजिए, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, ठीक है। जबकि दाया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र पर संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकता है। बिल्कुल, जो हम लोग जिस हिंदू विधि को फॉलो करते हैं उसमें पिता के साथ ही संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्तियां हिस्सा प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पिता ने अपने पैसों से कोई संपत्ति खरीदी है तब आपको उस संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, अगर आप मिताक्षरा कानून को मानते होंगे। लेकिन अगर आप की पैतृक संपत्ति है, मतलब आपके पिता ने खरीदी नहीं है, वो उनको वंशानुगत अधिकार के थ्रू मिला है, ठीक है, अपने पिता से या अपने पिता के पिता से, तो उस संपत्ति में आपके जन्म के साथ ही आपको हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। आपके जन्म के साथ ही आपका हिस्सा मिल जाएगा। जबकि दाया भाग में जन्म के साथ हिस्सा नहीं मिलता है, पिता के नहीं रहने पे, पिता की मृत्यु के बाद ही हिस्सा मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से बी सही हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 तो कहीं एक जगह नहीं है। अब इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति मामलों पर विचार देती है, जबकि दाया भाग किसी परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों के मामले में विचार करती है। तो बेसिकली उल्टा हो रहा है। दाया भाग जो व्यवस्था पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार, असम में प्रचलित है, इसमें क्या नाम है, जो मिताक्षरा व्यवस्था है वो पुरुष के साथ ही संपत्ति का बंटवारा करती है, ठीक है। मिताक्षरा व्यवस्था पुरुष के साथ ही करती है, जबकि दया भाग में भी केवल पुरुषों को ही मिलता है, लेकिन मृत्यु के उपरांत मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अमूमन इसमें आता है जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत जो, तो चांद पे जाना मुश्किल था। तो ध्यान दीजिएगा,
शून्य का आविष्कार किसने किया? आपके पास ऑप्शन थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम, किसी अज्ञात भारतीय ने। ठीक है, इतिहासकार इस विषय पे तो कंफर्म है कि शून्य की खोज भारत में हुई थी, लेकिन किसने की थी ये नहीं किसी को पता। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? डी, किसी अज्ञात भारतीय ने, न कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर या भास्कर प्रथम ने। ठीक है, ये कलम नहीं चल रहा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना नींव रखी? शुरुआत में मैंने बताया था राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है अमोघहर्ष, दंतिदुर्ग, ध्रुव और कृष्ण प्रथम। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों की स्थापना 736 ईस्वी में दंतिदुर्ग ने की थी। ठीक है, दंतिदुर्ग प्रथम, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगली बार कोशिश करूंगा विजयनगर साम्राज्य की एक होलिस्टिक व्यू लेकर के आऊं। ठीक है, कैसे 1346 से 1336 में ही हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की और 1346 में इसको रखा। मतलब जो संगम, सुलु, तुलु, अरविदु कैसे शासन चलता है, किस वंश का कैसे शासन चलता है, इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय श्री राम।